शहर जाने की तैयारी करता खानज़ादा पलटकर सोती हुई प्रिहान के पास पहुंचा। अब काफ़ी बेहतर लग रही थी वो। झुककर उसकी पेशानी पर लब रखे और कमरे से बाहर निकलकर खानी बेगम को उसकी तबीयत से आगाह करता, खसूसी ख्याल रखने की हिदायत देता बाहर निकल गया। अदब खान उसकी गाड़ी तैयार किए बाहर ही मौजूद था। उसके लिए दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि वो बैठता, दावर की गाड़ी झटके से आकर रुकी। वो चौंक कर देखता रुका। दावर तेज़ी से निकला। दूसरी जानिब से यावर निकला। क्या हुआ, सब खैरियत है ना लाला? खानज़ादा ने उनकी तरफ बढ़कर फिक्रमंदी से पूछा। अदब खान दरवाज़ा बंद किए सर झुकाकर खड़ा हो गया। यावर के चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि दावर परेशान था। खानज़ादा के सवाल पर उसके करीब हुआ। सब ठीक नहीं है खानज़ादा, ये इस पागल ने राहिम से झगड़ा करके इसे गोली मार दिया। दावर ने घबराकर बताते हुए गुस्सीली नज़र यावर पर डाली। खानज़ादा का दिमाग भग से उड़ा। क्या मतलब गोली? कहाँ है वो? खानज़ादा ने परेशानी के मारे हकलाकर पूछा तो दोनों ही चौंके। हमारे डेरे के पिछली जानिब पड़ा है, शुक्र है वहाँ कोई था नहीं, मैं इसे वहाँ से ले आया। दावर ने बौखलाकर बताया। उसे देखकर ही लग रहा था कि बुरी तरह हवास बाख्तगी का शिकार हो रहा है। यावर को ले तो आया मगर राहिम की फिक्र अब खा रही है। अदब खान, डेरे की तरफ चलो अभी। खानज़ादा ने फौरी कदम अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए अदब खान को हुक्म दिया और गाड़ी में बैठते ही सर बाहर निकाला। आप दोनों यहीं रहिएगा। दोनों भाइयों को हिदायत दी और अदब खान ने हवा की सी रफ्तार से गाड़ी हवेली की हद से निकालकर डेरे की जानिब मोड़ दी। डेरे के पिछली जानिब पहुंचते ही वो भागकर खून से लथपथ राहिम के करीब गया। नब्ज चेक की तो मध्यम सी मगर चल रही थी। अदब खान, इसे गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल ले चलो। जिंदा है ये यार, ये जिंदा है यार, खानज़ादा ने फिक्रमंदी से कहा। अदब खान ने हुक्म मिलते ही एक गार्ड को बुलाया और उसकी मदद से राहिम खटक को गाड़ी में डाला। खानज़ादा भी साथ बैठते उसके पेट से निकलते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। अदब खान ने अपनी मखसूस रफ्तार में उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां राहिम खटक को फौरी एडमिट किया गया और खानज़ादा हदीर को पहचानते बेहतरीन डॉक्टर्स का अमला ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। खानज़ादा खून से भरे कपड़े लिए थक कर एक तरफ बैठ गया। परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। राहिम की ज़िंदगी की तो फिक्र थी ही, लेकिन वो मर गया तो उसके बाद दुश्मनी में क्या कुछ हो सकता था, ये वो सोच कर ही। राहिम की ज़िंदगी की फिक्र तो थी ही, लेकिन वो मर गया तो उसके बाद दुश्मनी में क्या कुछ हो सकता था, ये सोचकर उसके आसाब जवाब देने लगे थे। अभी वो बैठा ही था कि अदब खान भागा भागा उसके पास आया और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मोबाइल थाम कर कान से लगाया, क्योंकि वो जानता था अदब खान उस वक्त अगर आया है तो ज़रूरी कॉल ही ला सकता था उसके पास। खानज़ादा हजीर साहब, मैं एसपी जहांगीर बात कर रहा हूँ। बहरोज़ खान के खिलाफ सारे सबूत कंफर्म हो गए। हमने अरेस्ट वारंट भी जारी करवा लिया। आज ही बहरोज़ खान के डेरे पर छापा मारने को तैयार है। इस बात के भी सबूत मिल गए हैं कि हाशिम खान की शहर में मौजूद फैक्ट्री में इल्लीगल साइट वर्क हो रहा है। एक टीम वहाँ जाएगी। एसपी उसके हेलो कहते ही पुरजोश अंदाज में बताता चला गया। जिस काम के लिए वो पिछले एक माह से मुंतज़िर था वो आज होने को था। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। ओह ओके ओके, मैं डेरे पर पहुंच रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहकर कॉल काटी और अदब खान को देखकर गहरा सांस भरा। अदब खान, आज मैं अपने चचा का, गुलजान और हर उस बात का बदला सूद समेत लूंगा जो बहरोज़ खान ने दोस्ती की आड़ में मेरे खानदान के साथ किया है। तुम इसी वक्त हाशिम खान की फैक्ट्री में इल्लीगल वर्क की टिप देकर मीडिया को भेजोगा। मैं चाहता हूँ अब उनकी जिल्लत पूरी दुनिया देखे। उसने अदब खान को हिदायत देते अपना मोबाइल निकालकर मूसा का नंबर मिलाया। अदब खान सर हिलाकर वहां से चला गया। मूसा ने कॉल अटेंड की तो वो सीधा हुआ। मूसा सुनो, अभी हवेली में ही हो ना? उसने बिना सलाम दुआ के तेजी से पूछा। हाँ यार, शहर के लिए निकल रहा हूँ, मोरे को ले जाना है। शॉपिंग करेंगे और दुरिया और दरख्शां को भी आज ही वापस ले आएंगे, मूसा उजलत में बोला। नहीं, तुम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचो अभी इसी वक्त। चची बाद में चली जाएंगी, अभी 3 दिन बाकी हैं। अभी 3 दिन बाकी हैं, चुपचाप आना, किसी को पता ना चले, खानजादा ने संजीदगी से कहा और कॉल काट दी। वरना मूसा आने से पहले 100 सवाल करता। उसे बहरोज़ खान के डेरे पर जाना था। उसने जो भी कत्ल अब तक करवाए थे, जब जब परवेज खान से ये सब करवाया था, सब रिकॉर्ड पुलिस को सबूत समेत। अदब खान पहुंचा चुका था। अदब खान का बंदा जो बहरोज़ खान के डेरे पर था, उसने रिस्क लेकर बहरोज़ खान की अंदर की बातें निकाल दी थी। अदब खान ने उस बंदे को भी फ़िलहाल मजबूत जगह पर गायब करवा दिया था, महफूज जगह पर गायब करवा दिया। उस वक्त राहिम के लिए भी किसी एक का मौजूद होना ज़रूरी था। वो टहलते हुए मूसा का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मूसा बौखलाया हुआ भागा भागा वहाँ पहुँचा। खानज़ादा के कपड़ों पर खून देखकर उसका रंग उड़ गया। हदीर, क्या हुआ जिगर, तू ठीक तो है ना? वो इर्द गिर्द की
परवाह किए बगैर भागकर उस तक पहुंचा, हाथ लगाकर पूछता परेशान हो रहा था और खज्जल भी हुआ। मूसा, मैं ठीक हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। अंदर ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त रहीम खटक है, उसे गोली लगी है। यहाँ रुको और इस बात की खबर किसी को मत होने देना। दुआ करो वो बच जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। खानज़ादा बोलते बोलते ही हिम्मत हारते हुए बोला। मूसा ने परेशान नज़रों से उसे देखा और उसकी जल्दबाजी को देख मजीद सवाल किए बिना सर हिला दिया। खानज़ादा अपनी शॉल कपड़ों पर फैलाता बाहर निकला। ड्राइवर ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला गाड़ी का। वो हवेली जाने का कहकर बैठा तो ईसा का ख्याल आया। बेचारगी से सांस भरता ईसा को सिर्फ कॉल ही मिला गया। वो पूर्वा को सुलाते सुलाते ही खानज़ादा की कॉल आ गई। वो काफ़ी मायूस और नाराज़ था, मगर जल्दी में था तो बाद में तफसीली मुलाकात का कहकर कॉल काट दी। ईसा ने सर झटका, जानता था बाद में वो तफसील से डांटेगा और धमकाएगा, मगर बात नहीं सुनेगा। यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठा तो पूर्वा के नंबर पर प्रिहान की कॉल आ गई। कुछ सोचकर उसने अटेंड कर ली। यकीनन प्रिहान भी नाराज़ होगी। अच्छा था आज ही सुन ले सबसे एक साथ। और वो वही बोल रही थी। पूर्वा ने बताया तो मुझे बहुत हर्ट फील हुआ। मैं जानती हूँ आपको पूर्वा से उलझन होती होगी। वो इतनी कम उम्र नहीं जितनी बचकाना हरकतें हैं, मगर उसे माहौल ही ऐसा दिया है हमने, उसे बच्चों की तरह ही रखा। वो सख्त लहजा और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप शायद यकीन ना करें, मगर खैर जो भी नाराज़गी या गुस्सा है प्लीज़ मुझसे कह सकते हैं आप। पूर्वा को कुछ मत कहा करें प्लीज़। वो शायद खानज़ादा के समझाने पर गुस्सा करने की बजाय इल्तिजाइया अंदाज में बोल रही थी। ईसा ने आह भरी, मैंने मान लिया आप ठीक कहती हैं। मुझे अचानक से अनजान लड़की से निकाह का कहा गया तो मैं गुस्से में था इस बात पर। मैंने नरमी नहीं बरती मानता हूँ, मगर सच तो ये है कि इसके बावजूद एक बार भी आपकी बहन पर हाथ नहीं उठाया मैंने। फ्रेंड्स आए हुए थे मेरे, मना किया था उसे बाहर ना निकले, फिर भी वो बाहर आई। हुलिया भी बेहतर नहीं था। मैंने गुस्सा किया, मगर ग्लास दीवार पर मारा था उसको नहीं। बट आई नो कहने का कुछ फ़ायदा नहीं, मुझ पर यकीन तो करना नहीं आपने। ईसा संजीदगी से बोलते हुए कंधे उचका गया। नहीं, मुझे यकीन है आपने ऐसा ही किया होगा। प्रिहान हर हाल में उसको ठंडा रखना चाहती थी। पूर्वा आदि नहीं है इस सब की, आपसे डरने लगी है बहुत। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो पसंद नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, मैं बड़ी बहन के पास भिजवा दूंगी, बट प्लीज़ तब तक उसे बर्दाश्त करें, सख्ती नहीं कीजिएगा प्लीज़। प्रिहान की दरख्वास्त पर वो खामोश रहा। उसके लहजे और बातें उसे जालिम साबित करने पर तुले थे। प्रिहान की बात पर कुछ सुकून मिला कि चलो मान तो गई, ओके ट्रस्ट करें तो ख्याल रखूंगा। उसने कॉल काटते हुए आखिरी बार भी जता दिया कि उस पर यकीन नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करवाकर फ्री हुआ तो जल्दी वापस आ गया। बैग बाहरी सोफे पर फेंकता किचन में जाकर कॉफ़ी तैयार करने लगा। रात को देर से सोया था। असाइनमेंट आज सबमिट करवा दी थी, कल तक सुकून था, अब खुल के रेस्ट करने का इरादा था। कॉफ़ी का मग तैयार करके पीते हुए लाउंज में आकर बैठा। थकन से बुरा हाल हो रहा था। कॉफ़ी पीकर वहीं आंखें मूंद कर लेटा तो पूर्वा का ख्याल आया। चौंक कर सीधा होता उठा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह उसे जाते हुए मेडिसिन दी थी, जाने अब कैसी हालत थी। डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ तो वो अभी तक ब्लैंकेट लपेटे सो रही थी। उसने आगे बढ़कर ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर टेम्परेचर चेक किया तो वो आग की तरह जल रही थी। ईसा बुरी तरह घबराया। पूर्वा, उसे जगाने की कोशिश की मगर वो गनूदगी में ही थी। एक थकन, ऊपर से उसकी ऐसी हालत, वो तो गुस्सा करके पछताया। या अल्लाह, किस गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। सब खुद सुकून से बैठे हैं और मैं यहाँ फंसा खामखा की खिदमत गुजारियाँ करने में लगा हूँ। ज़िंदगी अजाब कर दिया इस लड़की ने। क्या ज़रूरत थी पूरी रात बैठकर मातम करने की। फजूल लड़की, पागल। लाइट ऑन की और उस पर से ब्लैंकेट हटाकर उसे संभालते हुए उठाया और अपनी हुडी उतार कर उसे पहनाई। बेड के किनारे पर गिरी शॉल उठाकर उस पर डाली और साथ साथ गुस्से से बुड़बुड़ाता भी जा रहा था। ये तो शुक्र था गुड़िया जैसी थी, ज़्यादा वजन भी नहीं था, संभालना आसान हो रहा था। उसे वहीं लिटाकर अपने रूम में गया, जैकेट उठाकर पहनी। कैसी नींद और कहाँ का आराम। न मुंह धोने का मौका मिला, न बाल बना सका। पूर्वा को उठाकर अपार्टमेंट से निकला और लिफ्ट से नीचे पहुंचने तक सबसे नजरें चुराता रह गया। नीचे पहुंचकर गाड़ी में डाला और करीब किसी क्लिनिक में ले गया। फौरी ट्रीटमेंट से वो कुछ देर तक काफ़ी हद तक बेहतर हुई थी। ईसा बेचारी सूरत बनाई बैठा रहा। सर्दी का अचानक झटका लगने की वजह से ये हालत हुई है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बिस्तर से निकलें तो थोड़ी देर लिहाफ हटाकर बैठे रहना चाहिए। अचानक से बाहर निकलकर जाना या ठंडे फर्श पर पैर रखने से अक्सर ऐसे झटका लग जाता है। परेशान मत हो, बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखते हुए ईसा की बौखलाई हुई सूरत देखी तो नरमी से समझाया। वो नज़रें चुरा गया। वो क्या ख्याल रखना, उसने ही तो रात गुस्से में अचानक बिस्तर से निकाल कर उसे खड़ा किया था।
उसे वापस ले जाते गाड़ी में बिठाकर एक नज़र उस पर डाली। सुर्ख गाल और सुर्खोती नाक, आंखें भी सही से नहीं खोल पा रही थी वो। शॉल वैसे ही लापरवाही से कंधे पर रखी थी, हुडी में चेहरा छुपा हुआ था। ईसा गहरा सांस भरकर उसकी तरफ झुका और शॉल फैलाकर उसे पूरा ढांप दिया, चेहरा भी छुपा दिया। पूर्वा का दम घुटने लगा। खबरदार, शॉल मत हटाना। तुम्हें तो शायद बहुत सुकून मिल रहा होगा ना ऐसे मेरा जीना हराम करके, मगर मेरा तुम्हें मजीद संभालने का कोई इरादा नहीं। उसे घूर कर मना किया तो वो उसी शॉल में दुबक कर बैठ गई। जिंदगी में शायद वो पहला इंसान था जिससे पूर्वा को इतना डर लगने लगा था। फार्मेसी के आगे गाड़ी रोककर वो मेडिसिन लेने के लिए निकला तो पूर्वा ने बुरी तरह जलते चेहरे से थोड़ा शॉल हटाकर गहरा सांस भरा। शीशे पर चेहरा टिकाकर बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। उस पहले उसकी ज़िंदगी में बाकी लोगों की तरह आज़ादी थी। अब तो ना कॉलेज जाने की इजाज़त मिल रही थी, ना बाहर निकल सकती थी। अपनी गाड़ी से निकलती आयरा ने ईसा की गाड़ी देखी तो उसके करीब आई। अंदर बैठी वो लड़की तो उसे बहुत अच्छे से याद थी, जो उसके मुताबिक ईसा की कज़न थी। शीशा बजाकर मुस्कुराते हुए उसने उसे शीशा नीचे करने का कहा। पूर्वा उसे पहचान नहीं पाई, मगर शीशा नहीं खुला तो डोर खोलकर सवालिया नज़र से देखने लगी। हाय, मैं आयरा। हम उस दिन ईसा के यहाँ मिले थे ना, याद नहीं क्या? आयरा ने खुश दिली से सवाल किया। पूर्वा ने नफ़ी में सर हिलाया। आयरा की नज़र उस हुडी पर जा रही थी। वो ईसा ने आज यूनिवर्सिटी में पहनी हुई थी और अब उसकी कज़न पहने हुए थी। इतनी क्लोजनेस थी उनमें। वो सोचने पर मजबूर हुई। मैं फ्रेंड हूँ ईसा की और तुम ईसा की कज़न हो ना? वो हुडी से नज़र हटाकर हाथ बढ़ाकर बोली। मैं उनकी कज़न नहीं हूँ। पूर्वा ने पहली बार जुबान खोली। निहायत मध्यम आवाज़। आयरा चौंकी। तो उसके अपार्टमेंट में क्यों थी? क्या रिश्ता है उससे? आयरा ने हैरत से पूछा। मेरा और उनका निकाह हुआ है, इसलिए मैं उनके पास रहती हूँ, क्योंकि अब मुझे उन्हीं के साथ रहना है ना। पूर्वा ने आनी की समझाई बात आयरा को भी समझा दी। आयरा तूफानों की जद में आ गई थी। फटी फटी आंखों से सामने बैठी उस टीन एज लड़की को देखने लगी, जो काफ़ी से ज़्यादा प्यारी थी। उससे मजीद कुछ नहीं बोला गया। लब भींचे झटके से पलट कर वहाँ से चली गई। पूर्वा ने हैरत से उसे जाते देखा और जल्दी से डोर बंद किया। वो जान ही नहीं पाई कि आयरा से ये बात करके वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। रोड पर गाड़ी का डोर खोलकर मुंह बाहर निकालना उसकी दूसरी संगीन गलती थी। कुछ फासले पर खड़ी स्याह गाड़ी में बैठा शख्स वकार साहब का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अपने सामने पूर्वा को देखकर ठिठका था। वकार साहब ने तो उससे कह रखा था कि वो कुछ अरसे के लिए फौरन गई है। उनका तय से चेहरा सुर्ख हुआ। इससे पहले कि गाड़ी से निकलकर वो पूर्वा तक पहुंचता, फार्मेसी से निकलकर एक लड़का उस गाड़ी तक पहुंचा, डोर खोलकर बैठा और देखते ही देखते गाड़ी भगा ले गया। वो बंदा दांत कचकचाकर वकार साहब को कॉल मिला गया था। सॉरी, काफ़ी रश था आज तो, ईसा गाड़ी में बैठकर बोला। पूर्वा उसके आने पर शॉल में मुंह छुपा चुकी थी। वो गाड़ी स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। जल्द से जल्द घर पहुंचकर सोने की जल्दी थी। जाकर गर्म पानी से ज़रा मुंह हाथ धो लो, बासी शक्ल लेकर घूमती रहती हो। घर पहुंचते ही पूर्वा को उसके कमरे में भेजा और नाक चढ़ाकर कहते उसे शर्मिंदा करना चाहा। वो शर्मिंदा नहीं हुई, मगर उसकी बात से इनकार करने पर अब उसे डर लगता था। उसने किचन में जाकर उसके लिए दूध का बड़ा मग भरा और सैंडविच भी तैयार कर लिए। ट्रे में रखकर कमरे में पहुंचा तो वो गर्म पानी से चेहरा धोकर ड्रेस भी चेंज किए बैठी थी। स्किन कलर का वूल की शर्ट और ट्राउज़र पहनी हुई थी। ऊपर उसकी हुडी भी दोबारा पहन ली थी। ईसा एक नज़र उस पर नज़र डालकर सोफे पर जा बैठा। ट्रे टेबल पर रखा। उसे भी अपने पास बुलाकर दूध का मग उसके सामने रखा था उसने। तुम्हारे पास कोई शरीफाना ड्रेसिंग नहीं? हर वक्त जीन्स, बच्चों वाले फ्रॉक और ट्राउज़र पहने रखती हो। उसको सैंडविच पकड़ाते हुए वो तंजिया अंदाज में बोला था। वो ढिठाई से नफ़ी में सर हिला गई। पेट पूजा करके एक ही सांस में दूध पीकर मग ट्रे में रख दिया था। ईसा को हैरत होती थी कि वो इतना दूध कैसे पी लेती है। वो फारिग होते ही वहाँ से उठती, बेड पर जाकर लेटी, उसकी हुडी से सर कवर किया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। हुडी ना वापस कर रही थी, ना ईसा ने मांगना मुनासिब समझा। सर झटक कर ट्रे उठाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा अच्छे से बंद करता वो भी अपने रूम में जाकर सुकून से सो गया। अभी कहीं जाकर पूर्वा पर गुस्सा कदरे कम हुआ था। उसके बुखार ने ईसा को नर्म कर दिया। अब जाने ये नरमी और दोस्ताना रवैया कब तक रहने वाला था। प्रिहान बाहर सबके साथ बैठी थी। खानज़ादा सुबह से गायब था। एक दो दिन तक हवेली में लड़कियों के निकाह और मंगनियाँ थी। पलवशे वगैरह को खान यूसुफ की हिदायत पर गार्ड्स और ड्राइवर्स के साथ शहर से बुलवा लिया गया था। खानी बेगम ने हवेली में ही बैठे बैठे भारी जेवरात और कपड़े मंगवा लिए थे। प्रिहान खामोशी से हर चीज़ देख रही थी। मोबाइल पर कॉल आने पर चौंकी। मिरा का नंबर देखकर उसे खानी बेगम से माजरत करते हुए उठना पड़ा था। वो कमरे में चली गई। कॉल अटेंड करते ही मुस्कुराकर सलाम दुआ की, मगर मिरा ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वो रो रही थी। तुम्हारा ससुराल बहुत संगदिल और जालिम है प्रिहान। तुम कहती थी तुम्हारे हदीर
सबसे अलग हैं, तुम गलत थी, ख्वाब से जाग जाओ। खानज़ादा हदीर ने बगैर किसी कसूर के मेरे लाला का कत्ल करने की कोशिश किया और जुल्म की हद देखो, इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल में छुपा कर रखा था। ज़ालिम है सब के सब लोग। अगर मेरे लाला को कुछ हुआ तो कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हारे हस्बैंड को, बता देना उसे, अल्लाह को तो जवाब देगा ना। मेरा उसे बोलने का मौका दिए बगैर बोलती चली गई। प्रिहान के आसाब को झटका लगता था। मेरा रिलैक्स, हुआ क्या है? हदीर ऐसे नहीं है, यकीन करो, कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। प्रिहान ने हदीर की तरफदारी की, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कोई गलत फहमी नहीं हुई, वो लोग कितने अच्छे हैं तुम अच्छे से जानती हो। गुलजान की हालत तुमने देखी है ना प्रिहान, फुफ्फो हैं वो मेरी, जिन्हें देखा था नहीं मैंने। लाला के एक मुलाजिम ने खानों के डेरे के पिछली जानिब खुद खानज़ादा को उनके पास देखा है और हॉस्पिटल का अमला तक गवाह है। प्रिहान, मेरे लाला को हॉस्पिटल लाकर किसी और के सामने ना लाने का कहने वाला खानज़ादा हदीर ही था। वो लोग बहुत बुरे हैं प्रिहान, बहुत बुरे। दुआ करो लाला बच जाए, वरना हमारी बद्दुआओं से तुम्हारे हदीर को कोई नहीं बचा सकेगा, मिरहा ने रोते हुए कहा और वो कॉल काट गई। प्रिहान साकित बैठी रह गई। हर दिन नई बात, हर दिन नया इंकशाफ। खानज़ादा के कितने रूप थे आखिर, हवेली में उससे ज़्यादा अच्छा कोई ना था और बाहर वालों के लिए वो कातिल था। उसका दिल मानने को तैयार ना था। उसे यकीन था ऐसा कुछ नहीं था, मगर उसे फिर भी हदीर की ज़ुबान से सुनकर ही चैन आने वाला था। खानज़ादा बहरोज़ खान की उसके बंदों समेत गिरफ्तारी करवाने के बाद अदब खान से हाशिम खान की जलालत की सारी तफसील लेता वो इत्मीनान से हवेली पहुंचा था। मूसा की मुसलसल कॉल्स आ रही थी। उसने गाड़ी से निकलते हुए कॉल अटेंड की।